हेलो। स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम हिंदी में विराम चिन्हों का अध्ययन करेंगे, जो आपके परीक्षा में, हर किसी परीक्षा में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें पूछने की संभावना रहती है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपकी तैयारी बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम का अर्थ है ठहराव लेना। क्या? ठहराव लेना या रुकना। लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए लेखक द्वारा कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि लेखन में भावों की अभिव्यक्ति, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने और उतार चढ़ाव, ठहराव दर्शाने के लिए आवश्यक है। ऐसे ही विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। ये डेफिनेशन थी विराम चिन्हों की। देख लेते हैं आगे। सामान्यतः हम चिन्ह शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि संस्कृत शैली और हिंदी व्याकरण की दृष्टि से गलत शब्द है, क्योंकि चिन्ह शुद्ध शब्द लिखा ही ऐसे नहीं आता है। चिन्ह ये ऐसा लिखा है, चिन्ह ही सही शब्द है। क्या है? चिन्ह ही सही शब्द है। इसका उच्चारण चिन्ह होता है, जो कैसे लिखा जाता है। चा, अगर इसे तोड़ेंगे चिन्ह को तो ऐसे लिखेगा चौ धन ई धन हो धन नौ के मेल से बना होता है। तो ये क्या है? विराम चिन्ह को तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूटेगा, या इसको शब्द विच्छेद करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के मध्य या अंत में किया जाता है। कब किया जाता है? मध्य में या अंत में किया जाता है। आप देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ, जो पूछा गया था अभी, हिंदी वाक्य के जो हमारे कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है। तो ये कितनी मानी है? विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। कितनी? 20 संख्या मानी है। किसने? कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है? 20 मानी है कामता प्रसाद गुरु। पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। इन्होंने क्या कहा है कि पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना। इन्होंने कहा कि जो सारे सिर्फ पूर्ण विराम है जो हिंदी का है, बाकी क्या है, इन सब बाकी शब्द क्या हैं, सब अंग्रेजी से लिए गए हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर विराम चिन्हों के प्रकार। पहले देखते हैं पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम कैसे? पूर्ण विराम कोई भी वाक्य होता है, पूर्ण करने के बाद में जब लगता है तो सब पूर्ण विराम बोला जाता है। कोई भी शब्द जब पूर्ण होने के बाद में उसका पीछे चिन्ह लगता है तो पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है। देखिए आपके सामने दिखाया गया है पूर्ण विराम का चिन्ह ये है। तो किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है, क्योंकि पूर्ण विराम है ना, ये वाक्य के अंत में होता है। जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है? विस्मयबोधक चिन्ह ऐसा होता है, डंडा खींच के नीचे बिंदु लगाए थे, वो विस्मयबोधक सूचक है। प्रश्नवाचक छोड़, ये ऐसा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों में किया जाता है इसका प्रयोग, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कई बार, तो किसको छोड़कर? एक प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़कर और एक विस्मयबोधक चिन्ह को छोड़कर बाकी सभी में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम ने खाना खा लिया, देखिए पूर्ण लग गया यहाँ पर, ये क्या है? यहाँ पर लगा है, यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगा है। वह कल आएगा, यहाँ देखिए पूर्ण विराम है। तुम घर चले जाओ, ये भी पूर्ण विराम है। आगे देते हैं अर्धविराम। अर्धविराम देखिए हल्का सा कहीं ठहराव लिया जाता है, कहीं नाम मात्र के लिए थोड़ा सा रुका जाता है, तो वैसे क्या लगता है, तो वहाँ पर लगता है अर्धविराम। देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो, वाक्य को ख़त्म ना किया जाए, वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह कहा जाए कि जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज़्यादा विराम रुकना हो, तो वह अर्धविराम का प्रयोग होता है। देखिए अल्प विराम और अर्धविराम में अंतर है। देखिए अर्धविराम क्या होता है? आधा। अर्धविराम मतलब आधा, जिसमें एक बिंदु लगेगा, साथ में कॉमा लग जाएगा। तो ये क्या है? ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अर्धविराम। और अल्प विराम खाली कॉमा होता है, वो क्या बोलते हैं? अल्प विराम बोलते हैं। खाली कॉमा लगा दिया तो क्या बोलते हैं? वो क्या हो गया? वहाँ पर सिर्फ अल्प विराम हो गया। और अर्धविराम एक बिंदु के साथ एक कॉमा, ये क्या है? अर्धविराम है। आप चीज़ों को समझते चलेंगे तो आपको क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे राम तो अच्छा लड़का है, यहाँ पर देखिए अर्धविराम लगाया है, अच्छा लड़का है के बाद में, किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। देखिए थोड़ी देर के लिए रुका गया है यहाँ पर, तो क्या
क्या है, राम तो अच्छा लड़का है, यहाँ अर्धविराम का प्रयोग हुआ है किंतु ये संगत ठीक नहीं है। अब जी यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग हो गया लास्ट में, जब वाक्य खत्म हो जाता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। वही आस्तीन का सांप निकला, यहाँ पूर्ण विराम का सांप प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ वाक्य पूर्ण हो गया है। अल्प विराम बहुत ही कम समय के लिए, नाम मात्र के लिए जब ठहरा जाता है तो वहाँ अर्धविराम का, अल्प विराम का प्रयोग होता है। यहाँ कुल कुछ क्षण के लिए, जैसे जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्धविराम से ज़्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम विराम कम देर रुकना हो तो क्या होता है, यहाँ पर वहाँ पर क्या प्रयोग होता है, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कम देर तक रुकना हो, बहुत ही कम देर तक रुकना हो, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। आप समझ सकते हैं इनको। जैसे श्याम जरा इधर आना, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊँगा, तो यहाँ क्या है, ये सब क्या है, ये अल्प विराम हैं। अब देखिए अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे अंकों को लिखते समय 1 2 3 के बीच में जो कॉमा है, इन्हें कॉमे को तो ये अल्प विराम बोला जाता है। आपको कॉमे का मतलब हिंदी में अल्प विराम का याद रखना है। हाँ और नहीं के बाद नहीं या कम नहीं हो पाएगा, देखिए विराम अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। एक ही प्रकार के शब्द के प्रयोग या एक ही प्रकार के वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर भाग भाग शेर आया, देखिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, भाग भाग के। तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद 23 जनवरी, देखिए यहाँ है अल्प विराम का प्रयोग, फिर लिखा है 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। अब प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगता है, कोई किसी से प्रश्न करते हैं हम या प्रश्न किया जाता है, प्रश्न चिन्हों का प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जब किसी से प्रश्न, तब प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग होता है। जब किसी से हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग होता है। कि अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न या सवाल पूछे जाने की अनुभूति हो, वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप समझ सकते हैं चीज़ों को। देखिए आगे है, देखिए तुम तो यहाँ के नहीं लगते, ये प्रश्न किया गया है, तुम तो यहाँ के नहीं लगते, यह तो तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो आज यहाँ नहीं आने वाले थे, तुम कहाँ गए थे, तुम अपना काम बताओ। ये क्या है, सब प्रश्नवाचक क्या है, वाक्य हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है इनके बीच में। प्राय प्रश्नवाचक जैसे क्या कहते नहीं है, क्या है तो ये प्रश्न है, कहाँ गए थे प्रश्न है, क्यों ऐसा क्यों, तो ये सारे प्रश्न ऐसे वाक्यों में लगता है। कब, क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किस लिए आदि का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, तुम दिल्ली से कब आए, ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए आश्चर्य चिन्ह या विस्मयवादी चिन्ह, जब हम किसी चीज़ को देख के उत्साह का आनंद लेते हैं या भय का अनुभव प्रकट करते हैं या कोई शोक का भाव प्रकट करते हैं तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो विस्मयबोधक चिन्ह का या विस्मयवादी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल और परिभाषा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था वैसे ही है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या है, विस्मयवादी सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में आश्चर्य, जब हम किसी देख के कहते नहीं है कोई आश्चर्य होता है तो हमें घृणा, कोई घृणा होती है हम कहते हैं अच्छी अच्छी, तो होता है शोक, जब दुख के समय हर्ष, आनंद का भाव प्रकट होता है, आदि भाव का बोध करने के लिए किया जाता है। विस्मयवादी बोधक शब्दों जैसे ओहो, छी, अरे, अरे यार, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, काश, क्या, अंत में आश्चर्य चिन्ह या विस्मयवादी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओहो, छी, छी, अरे, अरे, ये सारे क्या वाक्य हैं, इनमें क्या, इसके वाक्य में क्या है, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग है। मैंने बताया था विस्मयवाचक क्या होता है, एक डंडा खींच के उसके नीचे बिंदु लगा देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए इसका एग्जाम्पल, वाह क्या सुहावना मौसम है, वाह क्या आलीशान घर है, अरे तुम यहाँ, ओह यह तो उसके साथ बुरा हुआ, छी इतनी गंदगी है, अच्छा ऐसा कहा उस पाखंडी व्यक्ति ने तुमसे, शाबाश तुमने
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने। अब देखिए, निर्देश चिन्ह डैश या संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह। देखिए, दो प्रकार के चिन्ह होते हैं। एक थोड़ा सा, एक होता है डैश। देखिए यहाँ निर्देशक चिन्ह डैश या सहयोग चिन्ह क्या होते हैं, ये आप देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे जो ऐसे एक होता है डैश चिन्ह, थोड़ा लंबा खींचा जाता है, और एक होता है छोटा सा चिन्ह, इसके छोटा सा। देखिए अब इनमें अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर है। निर्देश चिन्ह जैसे संयोजक चिन्ह या समासक चिन्ह भी कहा जाता है, कुछ इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित दशा में किया जाता है। कौन कौन सी दशाओं में किया जाता है इसका प्रयोग? किसी के द्वारा कही बात को दर्शाने के लिए। देखिए, किसी के द्वारा कही गई बात को दर्शाने के लिए, जैसे जैसे कि कोई भी कथन कह देता है तो उसकी वाक्य को दर्शाते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा, किसने? प्रधानाध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है। तो ये क्या है, डैश चिन्ह लगा दिया बीच में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जब किसी वाक्य को दर्शाने के लिए, किसी व्यक्ति के वाक्य को जो का तो दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या उसके वाक्य को लिखा जाता है तो सामने उस व्यक्ति के, तो ये क्या होता है, निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर, अर्थात एक ही शब्द के दो बार लिखे जाने पर क्या होता है, संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है? जैसे ये देखिए संयोजक चिन्ह है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एक देखिए, जैसे दो दो हाथ हो जाएं, सौ सौ कोस तक पानी का नामो निशान ना था, कभी कभी मैं ख्यालों में खो जाता हूँ। युग्म शब्द के मध्य, जैसे खेल में तो हार जीत लगी रहती है, कुछ खाया पिया करो, बहुत कमज़ोर हो गए। तुलनावाचक, सा सी से के पहले लगता है इसे। झील सी आँखें, सागर सा हृदय, चीते चीते सी गति। कोष्टक, अब कोष्टक के बारे में पढ़ेंगे। कोष्टक कब का प्रयोग होता है? कोष्टक में देखिए, कोष्टक का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक का उपयोग मुख्यतः वाक्यों में शब्दों के मध्य, जिसे देखते हैं यहाँ थोड़ा सा। देखिए वाक्यों के मध्य किया जाता है। ऐसी ये हमारा तो कोष्टक कितना होते हैं, तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक। देखिए सबसे पहले लघु कोष्टक को देखते हैं। ये लघु कोष्टक बोलते हैं, चाहे छोटा कोष्टक बोलते हैं। मझला कोष्टक ऐसे लिखा जाता है, और बड़ा कोष्टक ऐसा होता है, ठीक है। ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया, ये मझला हो गया, और ये बड़ा हो गया। तो ये सारे कोष्टक हैं। और इसमें देखिए किस कहाँ का प्रयोग होता है इनका, ये तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं। हिंदी साहित्य लेखन में लघु कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है, सिर्फ इसका प्रयोग किया जाता है हिंदी साहित्य में। इनका उपयोग हमेशा जोड़ी में ही होता है, जोड़ी में होता है इनका प्रयोग, क्योंकि एक कोष्टक का प्रयोग नहीं होता है। इसी ऐसा कर दिया ऐसा नहीं माना जाता है, दोनों कोष्टक लगाने पड़ते हैं तभी कोष्टक माना जाता है। ये कोष्टक है। देखिए ऐसी दशहरे के अवसर पर दशानंद, देखिए यहाँ पर दशानंद को रावण के नाम से जाना गया है, इसलिए उसको कोष्टक में ले लिया, कहते नहीं ब्रैकेट में ले लो शब्द को। जब कोई शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखा जाता है तब उसका प्रयोग होता है। जब शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखा जाता है तब क्या होता है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। तो ये कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को, ये भी याद रखना है आपको, ये सही क्वेश्चन है। और बाकी देखिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ही राष्ट्रपति कहा गया है, क्योंकि पहले राष्ट्रपति थे ही। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इनको उन्हीं के बारे में दो बार कुछ बात कही गई है। तो एक भारत के प्रथम राष्ट्रपति को क्या कहा गया, ब्रैकेट में लिखा गया या कोष्टक में लिखा गया कह सकते हैं। तो ये हमारा कोष्टक में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जब किसी व्यक्ति का दो बार प्रयोग होता है या दो बार दर्शाना होता है उसी व्यक्ति को, या पर्यायवाची शब्द आ जाता है उसके स्थान पर, तो क्या होता है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देख लेते हैं अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है जब किसी व्यक्ति के कथन को जो का तो, जैसे गांधी जी ने कहा था, तो इसका गांधी जी ने कोई बात कही थी तो वो उसका वाक्य को जो का तो लिखा जाता है, तो उनको डबल कॉमे कहते नहीं है, डबल कॉमे में लिखो वो वाली बात जो उनकी बात को कही गई है, जो जो उनका कथन कहा गया है, उसका जो का तो लिखने के लिए क्या प्रयोग होता है, अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे
गोदान को मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। क्या है? गोदान को सबसे प्रमुख और क्या कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। देखिए यहाँ पर किसी भी गोदान शब्द का प्रयोग हुआ है खास चीज़ को दिखाने के लिए। खास चीज़ को दिखाने के लिए जब प्रयोग किया जाता है, जब सिंगल कॉमा का प्रयोग किया जाता है, देखिए यहाँ सिंगल कॉमा है, तो क्या होता है कि किसी भी विशेष चीज़ का प्रयोग किया जाता है विशेष चीज़ को दिखाने के लिए। और जब डबल कॉमा का प्रयोग किया जाता है तो किसी कथन को जो का तो दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप दोनों में समझें। लेकिन यहाँ पर किसी विशेष चीज़ को दिखाया गया है तो सिंगल कॉमा में दिखाया गया है, लेकिन किसी वाक्य को अगर दिखाएंगे किसी के वाक्य को जो का तो हम किसी का फेरबदल नहीं कर सकते, तो उसी वाक्य को जो का तो लिखेंगे तो वो डबल कॉमा में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर किसी और के द्वारा लिखे गए वाक्य या शब्दों को जो का तो लिखने के लिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे हम अभी एक देखते हैं एग्जाम्पल इसके बारे में। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। देखिए इनमें यहाँ पर क्या लिखा है? डबल कॉमा में ये बात लिखी गई है। अब देखते हैं उपविराम। उपविराम क्या होते हैं या अपूर्ण विराम क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ पर उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जब किसी दो वाक्यों को क्या होता है, जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ, जब किसी वाक्य को अलग दर्शाना होता है, कहते नहीं है कि ये कॉमा लगा दो। जैसे आप किसी का ऐसे लगा देते हैं बीच में कॉमा, फिर लिख देते हैं कोई बात, पूरा कथन कर देते हैं, तो क्या किसका प्रयोग होता है? अपूर्ण विराम या क्या होता है? अपूर्ण विराम को क्या और क्या कहते हैं? उपविराम भी कहा जाता है। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप। उदाहरण राम घर जाता है। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह को अब किसका विवरण दिया जाता है तभी प्रयोग होता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। क्या सूचना देने या निर्देश देने या विवरण देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रयोग विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। देखिए ये निम्नलिखित नियमों का पालन करें, अब इसके नीचे ये विवरण चिन्ह लगा दिया, अब इसके नीचे निर्देश लिख दिए गए, ये लगा दिया। देखिए यहाँ पर विवरण चिन्ह लगा दिया और उसके नीचे निर्देश लिख दिए गए। जैसे भारत में आम, इसके लगा देते हैं और बाहर नीचे निर्देश लिख देते हैं या सामने निर्देश लिख देते हैं इसके। अब दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए, भारत में आम की कई किस्में पाई जाती हैं जिनमें से कुछ निम्न हैं। देखिए कुछ ऐसे करके और निम्न लिख देते हैं नीचे कौन कौन सी किस्में हैं, ऐसे करके उनका विवरण दे देते हैं। ये विवरण चिन्ह हो गया। अब पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। जब हम किसी वाक्य को दोबारा लिखते हैं कि राम ने फल खाया, राम ने खाना खाया, तो राम का बार बार नाम लिखकर हम क्या करने लगते हैं? हम यहाँ ऐसे ऐसे निशान लगाने लगते हैं कि वह घर गया, वह राम सो गया, राम ऐसे गया, तो क्या कहते हैं? बार बार उसका क्या करते हैं? वो लगाने लगते हैं हम। क्या? पुनरुक्ति चिन्ह या दोबारा पुनरुक्ति का नाम ही है दोबारा आना। तो किसी वाक्य का दोबारा प्रयोग होता है हर वाक्य में, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं तो हम पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने का श्रम बचाने के लिए करते हैं। समझ गए आप? ये आगे देखते हैं। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी सी वीडियो थोड़ी रह गई है, अब मैं आपको दोबारा समझाने की प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग इसमें दिया गया है। जैसे पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जैसे राम ने 100 रुपये दिए, श्याम ने 100 रुपये दिए, प्रकाश ने 100 रुपये दिए, सबने 100 रुपये दिए हैं, तो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कर दिया हमने। अब आकाश ने 50 रुपये दिए तो इसलिए पुनरावृत्ति चिन्ह का प्रयोग यहाँ करके हमने आकाश का लिख दिया। देखिए सबने 100 रुपये दिए थे इसलिए। आगे देखते हैं हम लगाव चिन्ह। लगाव चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी वाक्य को संक्षिप्त रूप देना होता है। जैसे BA लिखकर, जैसे हमने BA लिखा और उसको दे दिया, जैसे BA लिखा हमने BA, तो क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट को हमने संक्षिप्त रूप दिया है। जब किसी का संक्षिप्त रूप दिया जाता है किसी वाक्य को, तो क्या करते हैं? वहाँ पर लगाव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का डाल का खाली और चिन्ह लगा दिया लगाव चिन्ह, तो क्या है? ये लगाव चिन्ह प्रयोग हुए हैं सारे, देख सकते हैं। लोप चिन्ह का प्रयोग होते हैं। लोप चिन्ह जैसे कोई दोहा लिखते हैं या कोई वाक्य लिखते हैं तो हम सिर्फ शुरू का वाक्य लिखते हैं और लास्ट का वाक्य लिखते हैं और बाकी बीच का गैप दे देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो ये क्या होता है? ये हमारे लगाव चिन्ह ही होते हैं।
अब ये लोप चिन्ह है। जब वाक्य के अनुच्छेद में कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी बताया था आपको। इसी में मैं टिकट ले आऊँगा पर मैं साथ नहीं चलूँगा। तो जब पूरे वाक्य को लिखकर उसके बीच जब कुछ बातें छोड़ दी जाती हैं और लास्ट में और पहले ही वाक्य लिखा जाता है तो बाकी क्या प्रयोग करते हैं उसमें, उसी प्रयोग करते हैं और छोड़ देते हैं बाकी चीज़ें। तो ये क्या है, इसमें जो चीज़ें छोड़ी जाती हैं उसी के स्थान पर हम क्या करते हैं, लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते नहीं है, जैसे राम को लिखना हो तो राम को हम कैसे आकाश लिखें राम, तो ये क्या है, बहुत खींच के बोलते हैं राम। तो ये क्या है, हम यहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह है हमारा। जब किसी वाक्य में देखिए राम अगर छोड़ दें तो बहुत राम बोल देंगे हम, मगर अगर हम इसको ऐसे रख करके यहाँ पर ये लगा दिया हमने तो बहुत खींच के बोला है शब्द को, तब ये क्या है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए अधिक समय लगता है वहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। छंद में दीर्घ मात्रा का, की, कु, के को और लघु मात्रा का, की, कु को, कर को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया राम का, आप समझ गए होंगे अगर आपने सही से समझा होगा तो। इसे देखते हैं, देखत भृगुपति बेसु कराला। तो ये क्या है, इसमें देखिए कौन दीर्घ है कौन लघु है। ये 16 मात्रा हैं, को एक मात्रा तथा को ये एक मात्रा है और इसका ये वाला दीर्घ चिन्ह 2 मात्रा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो ये इसको 1 मात्रा गिना जाता है, इसको 2 मात्रा गिना जाता है, ऐसे लगा देते हैं। तो हस्तबंध चिन्ह, जब कोई वाक्य लिखने से छूट जाता है तो हस्तबंध चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई अथवा शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है तो क्या करते हैं, नीचे हस्तबंध चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा गांधी जी बहुत सहनशील व्यक्ति थे, तो सहनशील छूट गया तो हमने ऊपर को ऐसे करके गांधी जी व्यक्ति थे खाली लिख दिया हमने, गांधी जी व्यक्ति थे, सहनशील छूट दिया हमने, तो हमने क्या किया, उसको ऐसे लिख के ऊपर लिख दिया। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे सहनशील पूरे वाक्य में, तो माना जाता है। जब कोई वाक्य लिखने छूट जाता है तो वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, हस्तपद चिन्ह या त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। देखिए आप सकते हैं, राम कल जाएगा, कहाँ जाएगा, दिल्ली छूट गया लिखने से, तो दिल्ली हमने ऊपर लिख दिया, समझ गए होंगे आप। तुलनात्मक चिन्ह, जब किसी की तुलना करनी होती है तो तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की तुल्यता, समानता या बराबरी आदि को दर्शाने के लिए तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बराबर का निशान तो सब समझते हैं, सबको पता होता है। आके अशिक्षित अनपढ़, देखिए यहाँ पर अशिक्षित का मतलब ये अनपढ़ होता है। 4 और 4 8, तो क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर का निशान लगा देते हैं। आ और बा के बराबर का निशान लगा देते हैं। ये सिर्फ बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समाप्ति सूचक, जब किसी कोई चीज़ वाक्य या कोई पैराग्राफ या कोई बात समाप्त हो जाती है तो समाप्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऐसे करके ऐसे और ऐसे लगा देते हैं। तो ये समाप्ति वाचक चिन्ह आपने सबने लगाया होगा, तो ये समाप्ति बोधक चिन्ह है। देखते हैं, चिन्ह का प्रयोग बड़े लंबे लेख, कहानी, अध्याय या पुस्तक के अंत में करते हैं, जो कि यह सूचित करता है कि लेख, कहानी, अध्याय अथवा पुस्तक समाप्त हो चुकी है। ठीक है। टीका सूचक चिन्ह, जब किसी टीका सूचक चिन्ह क्या होता है, टीका सूचक चिन्ह जब किसी पर टीका कोई लिखी जाती है तो इस पर टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये आप देख सकते हैं टीका सूचक चिन्ह कैसे लिखते हैं, टीका सूचक चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। और पाद बिंदु, ये पाद बिंदु ऐसे लिखे जाते हैं। जब किसी वाक्य को लिखना होता है तो हम पाद बिंदु का प्रयोग करते हैं। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। जय हिंद।